लोकतंत्र में जन मुद्दा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वोट चोरी जन मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो यहाँ से शुरू होती है। एसआईआर के माध्यम से वोट के चोरी का जो सिलसिला और मामला जिस परिप्रेक्ष्य में आया बिहार के संदर्भ में, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि बिहार के संदर्भ में, बिहार में एसआईआर आने के पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिहार के जो मुद्दे हैं, जो आज भी मुद्दे हैं, पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी और करप्शन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब को लेकर के बड़े पैमाने पे वहाँ एजिटेशन चल रहे थे और बिहार की मौजूदा सरकार और देश की मौजूदा सरकार इस बात को समझ रही थी कि उनकी हालत खस्ता हो रही है। एक परिप्रेक्ष्य ये है, तो एसआईआर का मामला इस परिप्रेक्ष्य के मामले में भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार में राजनीति करते हैं, इस बात को समझते हैं। और एसआईआर के मामले में आप देखिएगा, जो हम लोगों ने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन का किस तरह से गठजोड़ है, क्योंकि बार बार आपने ये देखा होगा कि जब एसआईआर के ऊपर सवाल खड़े किए गए या इलेक्शन कमीशन से अपॉइंटमेंट मांगने का सवाल हो या उसके ऊपर कोई प्रश्न का सवाल हो, तो जवाब सीधे इलेक्शन कमीशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी देती थी। तो जब हमने ये बात कही तो ये साबित होता है कि एक गठजोड़ है, और जिसको लेकर के माननीय राहुल गांधी जी ने एक्सप्लेन किया आप सब लोगों के सामने कि किस तरह से चोरी हुई, किस तरह से एडिशन हुआ, कैसे उसका इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के ज़माने में और किस तरह से हमारे कैंडिडेट को हराया गया। ये सब चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन होने शुरू हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट का जब इंटरवेंशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पहले सजेशंस को ही मान लेना चाहिए था। दो ऑटोनोमस बॉडी जब किसी को सवाल जब खड़े करती है या सजेशन के तौर पर भी उसको मान लेना चाहिए था। जो आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही कि करना पड़ेगा कि जो आपने 11 पॉइंट्स दिए थे, अब आपको 12वां आधार कार्ड को जोड़ना पड़ेगा, और आधार कार्ड का लिंकेजेस तो समझिए कि पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट से तय हो चुका है। तो गोया के एसआईआर का पूरा मामला, भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स आश्कार हो गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से जो बिहार में मामला हुआ, उस यात्रा से जनमानस में ये बात चली गई और उसको ये विश्वास हो गया कि नहीं, ये सही है कि हमारे वोट की चोरी या वोट का एन केन प्रकार खेल हो रहा है। तो आप देखिएगा कि बड़े पैमाने पर वहाँ लोगों में सजगता भी आई और सजगता के माध्यम से लोगों ने अपना प्रयास करके, क्योंकि वहाँ के बीएलओ आप देखिएगा कि वहाँ जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, वहाँ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे। फ़र्ज़ कीजिए कि हमको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, लाखों का पाइल ऑन हुआ, दे नहीं रहे थे, क्योंकि पूरी साजिश थी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट भी 11 डॉक्यूमेंट में भी जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हमको ब्लॉक से है, उसको भी इंस्टॉल करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी जी की यात्रा से यह पता चल गया, लोगों में जिज्ञासा आई, लोग दूर दूर से आने लगे और वोट चोर गद्दी चोर का नारा बच्चे में भी ये सवाल गहराने लगा। और वोट चोर गद्दी चोर के साथ साथ एसआईआर के मामले से पूरे देश में एक तरह की जागृति आई। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज के दिन में भी यह बात बना हुआ है। फिर वोट चोरी के मामले से क्या क्या चीज़ें लिंकेजेस हैं, जो राहुल गांधी जी की जो आखिरी सभा जो यहाँ पटना के डाक बंगले पे हुई है, कि वोट चोरी का संबंध किस किस चीज़ों से है, उसके बारे में डिटेल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। तो ये मोटा मोटी ये बात है कि परिप्रेक्ष्य क्या था, दूसरा उस परिप्रेक्ष्य की वजह से एसआईआर कैसे आया, एसआईआर के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिफेंड करना शुरू किया। और अब इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार के जनता की जागृति की वजह से, बिहार के जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, तो एक और रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश की गई थी बिहार में बंद के नाम पे, और उस रिस्पॉन्ड का क्या हुआ आपको भी हमेशा पता है। तो मिला जुला करके भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन और मौजूदा सरकार बिहार की और देश की सरकार
अब उनके सामने जो सवाल है उससे बच नहीं पाएगी। और बिहार के जो बुनियादी सवाल हैं, बिहार के मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, वो सवाल आज भी खड़े हैं जिसके ऊपर हमारा चुनाव होना है। धन्यवाद। मैं सीधे चाहता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी बात रखें। बहुत ही सम्मानित इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे प्रभारी बिहार मामले के कृष्णा अलवरू जी, सम्मानित बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता कांग्रेस के CLP सम्मानित शकील अहमद खां साहब, और यहाँ उपस्थित सभी प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रेस छायाकार, मैं सबके प्रति आपके प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमें यहाँ सुनने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए मैं दिल के गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, मैं बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा कहने का कोशिश करूँगा, लेकिन देखिए, ये वोटर अधिकार यात्रा जो ले करके हमने निकला था और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता ने कनेक्ट किया, उसकी दो ही पहलू के रूप में देखना चाहिए, या हम देख रहे हैं। पहला तो कि जब आदरणीय सम्मानित नेता राहुल गांधी जी का जब प्रेस वार्ता आपके बीच में हुआ, तो उन्होंने जिस तरह से पूरी SIR को ले करके लोगों के बीच आपके माध्यम से जो ब्रीफिंग किया, और जब ये यात्रा शुरू हुई तो अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि ये पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट था कि हम उस वोटर अधिकार यात्रा में ना हमारे नेता, ना मैं और ना कोई पॉलिटिकल बातें नहीं की, वोट की बातों की नहीं की, केवल जनता के उन अधिकारों की बात की जो संविधान ने दिया था, और उसी संविधान के अधिकारों के तहत राहुल गांधी जी ने यह यात्रा निकाली। मैं पहला बात तो आपके बीच ये रखना चाहता हूं कि जिस तरह से शुरू में इलेक्शन कमीशन ने 20% पहले ही भविष्यवाणियां की थी कि 20% लोगों के नाम कटना तय है, और उसी हिसाब से बिहार में 65,64,000 नाम काटे गए। और ये बातें लगातार जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, जो वोटरों को प्रमाणित करना था कि वो 11 वोटर जो वही प्रमाणित तौर पर वोटर होंगे जिनके पास 11 जो है आपको वोट का प्रमाण देंगे, नाम जुड़ेगा। उस संदर्भ में लगातार हम लोग बिहार में भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में और हमारे नेता के निर्देशन पर हम लोगों ने लगातार ये मांग की कि आप आधार को क्यों नहीं मानते हो। आधार जो है लीगल टेंडर है, लीगल तौर पे ये सभी जगह मांगते हो, फाइनेंशियल जो है आप ट्रांजैक्शन में उसकी महत्ता रखती हो। तो आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें मानी है कि आधार को भी आप जो है एक प्रमाणिक पहचान माने, तो ये बातें हम लोग शुरू से कह रहे थे और राहुल गांधी जी शुरू से ये बातें कर रहे हैं। तो ये बात प्रमाणिक तौर पर ये हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात यदि आदेशित किया है तो ये जनता की जीत है और जनता की अधिकारों का जीत है, और हमारे नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी का एक सोची दूरदृष्टि पक्का इरादा वाली नेतृत्व से हुआ है। आप यदि देखेंगे तो ये इस यात्रा पर कई लोगों का जो है आया है कि बहुत यात्रा सफल हुई। उस पर 2 सेकंड में मैं अपनी बातें कहना चाहता हूँ कि यह वोटर अधिकार यात्रा अमूमन लोग ये समझ रहे थे कि यह राजनीतिक यात्रा है, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका राहुल गांधी जी के उस जो है प्रेस वार्ता से, जिसमें उन्होंने प्रमाणिक तौर पर साबित कर दिया। और जब यह यात्रा निकली तो लोगों तक, हम लोगों को भी अंदाजा नहीं थी कि ये यात्रा में लोगों का इतना
जो है समर्थन मिलेगा। गर्मी में, धूप में आपको खिड़कियों से लोग कई कई किलोमीटर राहुल जी के गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि जब ये राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता उन्होंने करी तो उस समय जनता को ये लगा कि अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों के बीच उनकी नाम कटी हुई प्रमाणिक तौर पर जाना। और तब ये यात्रा में साबित हुआ कि राहुल गांधी देश में जो बोलते हैं वो सच में जो है वो सही बोल रहे थे, और जनता सीधे कनेक्ट हो गई और उस वोटर अधिकार को उन्होंने ताकत दिया। और वोटर का जो अधिकार है उसको लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कही कि वोट चोरी का मतलब जो है अधिकार का चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी और लोकतंत्र की चोरी और युवाओं की भविष्य की चोरी। आज आप जाएंगे बिहार में, आप सक्षम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जीरो ग्राउंड से हमेशा आप लोग जो है रिपोर्ट करते हैं। आप जाइए कि कई ऐसे लोग हम लोग से अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी राशन देना सरकार ने बंद कर दिया, उनकी पेंशन देना बंद कर दिया। लोगों के जिनके नाम कटे उनके परिवारजनों को कोई भी स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है। नरेगा मजदूरों के जिनके नाम कटे उनको जो है आज कोई भी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो प्रवासी बिहारी हैं उनके पूरे परिवार को नाम काटा गया। इसलिए काटा गया कि आपके यदि तर्क था बीएलओ का कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके पति यदि बिहार से बाहर काम कट रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन ये मानता है कि आप पूरे परिवार आप जो है दूसरे राज्य में रह रहे हैं, इसलिए हम आपकी नाम काट रहे हैं। तो ये तर्क देना आप जो है इससे बड़ा इलेक्शन कमीशन और जो है आपके बीजेपी के इससे 60 गांठ विद्युत रूप से दिखती है। इसलिए हमने आपके बीच बिहार से आकर के अपनी बातें रखा और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग के बीच कभी कभी जो है यहाँ मिलने का मौका मिलता है तो एक भोजपुरी में छोटी सी शेर है कि कहू दूर बा कतनो बाकी आपन हुआ का कम बा, रोज आई चाहे ना आई दिल में राखल का कम बा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब इसके साथ ही अपने प्रभारी सम्मानित कृष्णा अलाउर जी से निवेदन करते हैं कि आपको संबोधित करें। शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में है, भारत में है। वोट चोरी के क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। वोट चोरी इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक सोची समझी साजिश और रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। पहली वोट चोरी वहाँ से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। पहले इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से। मोदी जी और अमित शाह ने चीफ जस्टिस को निकाला, गृह मंत्री को डाला। मतलब क्या कि मैच फिक्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अंपायर को फिक्स करना पड़ेगा। तो ये पहली कड़ी थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कानून में ये तब्दीली लेके आए कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी गड़बड़ करे उसके ऊपर बाद में भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब पहले आपने अंपायर फिक्स किया और फिर अंपायर को ये हिम्मत दे दी कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर इलेक्टोरल रोल पे वोट चोरी का काम किया, जिसको सबूत के साथ हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा। पोलिंग डे पे घपला करते हैं, चोरी करते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, नहीं देते हैं।
5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती है। काउंटिंग के डे तक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी में काउंटिंग के दिन का उदाहरण है हमारे पास। 6, 7, 8 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी लीड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग की क्या होती है क्या नहीं होती है, लाइव अपडेट बंद हो जाते हैं और काउंटिंग के एंड में जादू के तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए जाते, प्रधानमंत्री नहीं एमपी घोषित किए जाते। तो वोट चोरी की जो प्रक्रिया है, अंपायर चुनने से लेकर अंपायर के गलतियों को कानून के बाहर रखकर वोटर लिस्ट के धांधली कर कर, वोटिंग के दिन पे गड़बड़ कर कर, काउंटिंग के दिन पर मैच फिक्सिंग कर कर, ये पूरी प्रक्रिया है वोट चोरी की। और इसके खुद जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। जैसे शकील जी ने कहा, वोट चोरी जन जन का मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोर होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं करते। क्योंकि जो टीम मैच फिक्सिंग करती है उसको रन बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छी बॉलिंग करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी फील्डिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार बढ़ा रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगाई कम कर रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को फर्क यह नहीं पड़ता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में हो रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपके माँ बाप और आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। ये बात हम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में जो हालत आज खराब है, अगर बिहार में हालत बदलना है तो सरकार बदलनी है और उसके बाद बिहार बदलेगा। धन्यवाद। सवाल? हेलो लावरू साहब, कल बैठक हुई थी, राहुल गांधी और खड़गे साहब थे उस बैठक में। क्या सीट शेयरिंग को लेके बात हुई और तमाम सांसद गए हुए थे, तो क्या दारोमदार क्या निर्देश उन लोगों को दिया गया है और किस तरीके से आगे की रणनीति, कोई और यात्रा निकालेंगे या क्या कैंपेन होगी? कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफ़ी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग, कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो, हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, दूसरी कोई यात्रा फिर प्रस्तावित है क्या राहुल गांधी की या संयुक्त दोनों गठबंधन की या अकेले की? कैंपेन अलग अलग तरीके से आगे बढ़ेगा। फिलहाल दोबारा राहुल जी की यात्रा का कोई अभी प्लानिंग नहीं। सर 2003 के दौरान भी एसआईआर प्रोसेस हुई थी। ये पहली बात नहीं है जब एसआईआर प्रोसेस हो रही है, और उस समय आरजेडी की सरकार भी थी जो कि आपके सहयोगी संगठन है अभी। तो सर उस विषय पे आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ नेता है जो कांग्रेस के, वो एसआईआर की प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं सर। तो अगर देश की वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होगा और जो वोटर ऐड नहीं होने चाहिए वो अगर इलेक्शन कमीशन उसे हटा रही है, तो इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं होना चाहिए सर? आपने अगर स्टडी किया होगा कि 2003 के एसआईआर और 2025 के एसआईआर में क्या फ़र्क है, तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछते। पहली बात तो उस प्रक्रिया के लिए अच्छा खासा समय दिया गया था। प्रक्रिया बनाने से पहले चर्चा हुई थी, चुनाव से पहले प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस बार जो प्रक्रिया हुई है हड़बड़ी में हुई है,
रातों रात हुई है, बिना चर्चा के हुई है, बिना सोच समझ के नियम बनाए गए हैं जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो, बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो तो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था। तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे, वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना बना कर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। वोट चोरी जो मामला है, ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। बिहार में जब तक ये सरकार वोट चोरी से बनती रहेगी, बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा का ये मकसद था कि जनता को ये बात समझाना, और हमारे को लगता है कि जनता ये बात समझ गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। आपके सहयोगी कृष्णा हैं जी। बिहार में जो सबसे मजबूत तेजस्वी यादव। कृष्णा अल्लावरी जी, यहाँ सवाल है मेरा। जो कल एक ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने नेपाल के हालात का जिक्र करते हुए, नेपाल के नज़दीक है बिहार, डरा नहीं रही हैं, सिर्फ बता रही हैं चुनाव आयोग को। इसके बाद एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि नेपाल का जिक्र कर क्या बताना चाहते हैं तेजस्वी? क्या पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत है उनके? कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा, और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा, तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा, तब तक खतरा बढ़ता जाएगा, ये हमारा मानना है। कृष्णा जी, इधर इस साइड आपके लेफ्ट में, कृष्णा जी इधर। जब ये आधार को मैंडेट कर दिया गया 12th डॉक्यूमेंट, आज ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी कर दिया चुनाव आयोग ने सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को बिहार में, आपने 65 लाख का नंबर भी सामने चुनाव आयोग लेके आया। इस 65 लाख में से अब आपको लगता है कि और ये नंबर रिड्यूस हो पाएगा? आधार को अगर मैंडेट कर दिया जाता है या आधार को इंक्लूड करा है,
तो कितना नंबर ऐसा है आप लोग, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, आपके बूथ लेवल पे आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं पूरे गठबंधन के, तो उसमें आपको हेल्प आउट होगा। और दूसरा ये कि जब आपने ये यात्रा निकाली है और रिस्पांस आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मिला है, तो जो सीट शेयरिंग के अंदर अब कांग्रेस को कोई इस बात का बेनिफिट मिलेगा, वोट शेयरिंग में नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ आप आरजेडी से अच्छे से क्या जो है बार्गेन कर पाएंगे, और आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि सीट आप चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक मिले। जी, पहला सवाल था कि आधार को जोड़ने से प्रक्रिया सुधरी है कि नहीं, उससे जनता को फ़ायदा होगा कि नहीं। आधार जोड़ना हमारा मांग था और इसी हॉल में काफ़ी शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आधार पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने अपनी बात रखी। हंसी की बात यह है कि प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद, औपचारिक तरीके से प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद आधार को माना जाता है, जबकि डे वन से ये सबको पता हो है और था कि आधार को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि सही फैसले को गलत समय में या लेट लेने से वजह से उसका फ़ायदा कम हो जाता। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करना चाहता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन खारिज तब जाके किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है, वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, ख़राब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को ख़राब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। अल्लावर जी, कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक पार्टी जो महागठबंधन के अंदर आ गई है, अपने किटी में से कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? और एक सवाल चूंकि इलेक्टोरल रोल पे उन्होंने पूछा, अब आपने भी कहा कि समय निकल गया है, जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल चुनाव आयोग तय कर देता है, क्या महागठबंधन उस इलेक्टोरल रोल के हिसाब से विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है, या फिर बाकी भी शिकायतें आप लोगों की रहेंगी? जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है, उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे, और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
सर आप लोग स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक से आ रहे हैं, तो मेरे दो सवाल है, एक स्क्रीनिंग पे है और एक दूसरा सवाल है। तो क्या चर्चा हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में? कितनी सीटों पर आप लोगों ने बात की है और कितनी सीटें आप दीजिए? और दूसरा, बिहार चूंकि बिल्कुल नेपाल की सीमा लगती है बिहार से, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पे नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है, और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। लेकिन शांति बहाल हो, इसकी हम कामना करते हैं, जितने जल्द हो सके उसके जितने भी आयाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं, और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। यहाँ मतलब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना आप, यहाँ भी किसी भी जगह पे होता है, ये हमारे सामने चीज़ें देखी हुई है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी, भारत सरकार को भी चेतावनी दे रहा है कि अगर वोट चोरी होता है तो इस तरह के एसोसिएशन बिहार या देश के रूप पर कोई बात नहीं है। बात यह है कि गुस्से का इजहार होता है। मान लीजिए कि इस यात्रा में गुस्से का इजहार दिख रहा था। गुस्से के इजहार के अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम एक तरीके को ही मान लें कि यही तरीका सही है, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो इतिहास है गुस्से के इजहार का। ब्रिटिश साम्राज्य से जब हम लड़े तो गुस्से के इजहार के डिफरेंट तरीके हैं। तो ये होते हैं इसलिए चुनी हुई सरकारों को, और बिहार हिंदुस्तान के संदर्भ में जो बातें हमने कही ये इसको वहीं तरह दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बातें कही हैं कि अनौपचारिक स्क्रीनिंग की बैठक थी, उसके पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, तो उसमें एक औपचारिकता तय होनी थी, क्या क्या चीज़ें हम लोग को उसके पहले करनी थी। तो ये कोई फॉर्मल मीटिंग अनाउंसमेंट नहीं था, इनफॉर्मल जितने लोग, सेक्रेटरीज, ऑब्जर्वर्स वहाँ जो काम कर रहे हैं, प्लस जनता के से जो लोग मिले हैं, कैंडिडेट से जो लोग मिले हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके साथ चर्चा कैसी हुई, क्या उसके ऑप्टिक्स होने चाहिए, इस पे वो चर्चा हुई है। जी शुक्रिया सर। तो स्क्रीनिंग की बात कंप्लीट कर देते हैं, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी सवाल आएंगे, तो मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आज की स्क्रीनिंग का मेन मकसद था कि आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और टाइमलाइंस क्या होनी चाहिए। टाइमलाइंस ये तय हुआ है कि ब्लॉक कमिटीज़ और जिला कमिटीज़ से जो नाम आएंगे वो 14 सितंबर तक आनी चाहिए। प्रदेश इलेक्शन कमीशन की कमेटी की मीटिंग 16 सितंबर को पटना में तय हुआ है, और औपचारिकता से फॉर्मली स्क्रीनिंग कमेटी का काम 19 सितंबर से शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग कमेटी के जितने क्वेश्चंस होंगे ये शायद सबको एड्रेस करेगा। तो अभी आप आगे पूछ सकते हैं। कृष्णा जी, एक सवाल ये है कि कृष्णा जी, सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि आप सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किटी सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज़्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई। तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हों, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है।
इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस है। सर मेरा क्या सवाल ये ऐसी है परिस्थिति क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है कि सारी खराब सीटें एक दल को जा रही हैं और सारी अच्छी, क्योंकि आपने कहा, और दूसरा कि क्या सिटिंग एमएलएज के पत्ते कटेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलएज भी हैं आपके, उनके पत्ते, या उनको दोबारा टिकट दिया जाएगा? ये इन सारे मुद्दे का जो है हम इंटरनल अपने पार्टनरों के साथ ऑडिट कर रहे हैं, और ये जो ऑडिट हम आपस में कर रहे हैं हर मुद्दे पर कर रहे हैं। जब ये सारे मुद्दे बाहर आएंगे तो आपके साथ बैठ के आराम से बात करेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है, इशू बेस जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे के अनुकूल हम सीट शेयरिंग को भी उसमें हम जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी जितना भी सवाल आते हैं उस हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उस पर हम सकारात्मक रूप से अंदर भी हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल सर इधर से तो ले लीजिए। सर एक सवाल ये है कि सप्लीमेंट्री सवाल बहुत आ रहे हैं, एक सवाल के बाद एक सवाल। सप्लीमेंट्री के लिए कागज की ऐड। सर सुनिए ना, ये बात एक जॉइंट मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो क्या एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी कैंपेन का कि क्या आपके जॉइंट मैनिफेस्टो पे आपकी कोई बात हुई है? अगर हुई है तो उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, और क्या उसके किसी पॉइंट्स पे आप लोग बात करना चाहेंगे जॉइंट मैनिफेस्टो? देखिए, हमारी एक मुख्य कमिटियां हैं, वो है कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें हमारा मैनिफेस्टो कमेटी भी है, कैंपेनिंग कमेटी भी है, और उस पर हम बहुत तेज़ी से काम किए हैं। जहाँ तक आप मैनिफेस्टो के बात कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी ही आपके बीच कई गुलदस्ते के रूप में हम हर घर अधिकार यात्रा को, हर घर जो है अधिकार को लेकर के हम डोर टू डोर कैंपेनिंग ज्वाइंटली करने जा रहे हैं, जिसमें हम खास करके माई बहन मान योजना जो 2500 रुपये है, 200 यूनिट बिजली माफ़ी का जो है सवाल है, हम 25 लाख के जो है हम स्वास्थ्य बीमा देंगे। तो ये सब मैनिफेस्टो का पार्ट है, आएगा वो, ये मैनिफेस्टो महागठबंधन का ही बात हो रहा है। प्रक्रिया में क्लियर कर देता हूँ। महागठबंधन का मैनिफेस्टो कमेटी है जो इसमें तमाम गठबंधन के पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने एक डिटेल मैनिफेस्टो सबमिट किया है, प्रेजेंट किया है कोऑर्डिनेशन कमेटी को। उस पर विचार हुआ है, उस पर कुछ फीडबैक दे रहे हैं, और दोबारा वो कमेटी आने वाले हफ्ते से मीट करेगी ताकि मैनिफेस्टो को एक फाइनल रूपरेखा दिया जाए। और ये गठबंधन की कमेटी है तो मैनिफेस्टो भी गठबंधन का ही होगा। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है।